हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी क्लास में जो चैप्टर फिनिश हुआ है क्लास 11th में, वो है मोशन इन अ प्लेन, और हम एमसीक्यू पैटर्न पे फर्स्ट टर्म देने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमें एमसीक्यूज करने चाहिए, और सीबीएसई मोस्टली एनसीईआरटी को कंसिडर करता है। तो आज हम अपनी क्लास में कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है करने वाले हैं। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो आज हमें इस क्लास में करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। और अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड b equals to I cap minus j cap if 4 options are there in the questions, 45 degree, 90 degree and minus 45 degree, and one more option is here. I think it is not visible properly, but that is 180 degree. तो 4 options जो हमारे पास में है, इनमें से कोई एक एंगल इनके बीच में होना चाहिए। 45, 90, minus 45 या 180 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में शायद आपकी स्क्रीन पे मिसिंग है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। तो चलिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और वापस बोर्ड पर आते हैं। तो अभी अभी आपने जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में 2 वेक्टर गिवन थे, और ये था आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में। फर्स्ट वेक्टर गिवन था आई कैप प्लस जे कैप, और सेकेंड वेक्टर गिवन था आई कैप माइनस जे कैप। पता हमें ये करना है, एक ऑप्शन का आंसर हमें ये देना है कि इनके बीच के जो एंगल्स है वो क्या क्या है। तो ऑप्शंस ये है, ए जो है आपका 0 डिग्री था, बी ऑप्शन आई थिंक 90 डिग्री था, और सी 45 डिग्री था, और डी जो कि विजुअल में शायद नहीं था वो 180 डिग्री था। तो इनमें से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। हमें पता है 2 वेक्टर्स अगर हमारे पास में है और उनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होता है। तो हम यूज करके देख लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प हम इसमें देंगे। एंगल हमें पता करना है, ए डॉट बी हम यूज करेंगे। तो ए डॉट बी मीन्स आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप, और ए का मोड जो होगा आपको पता है, दिस इज अंडर रूट, यूनिट वेक्टर्स है 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 एंड कॉस थीटा। ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। आई कैप आई डॉट आई क्या होगा, 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट जे माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 दैट इज 2, और cos थीटा हो जाएगा। ये रूट 2 यहाँ वैल्यू है, रूट 2 यहाँ वैल्यू है, और तो इट मीन्स cos थीटा जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 इज 0, और इट इज 0 डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू इज 0। और cos थीटा की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब एंगल कितना हो, cos 90 हो, बिकॉज cos 90 इज 0। तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन शुड बी, इसका जो आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आंसर बी अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू पैटर्न पे इसी टाइप के आएंगे, थोड़े सिंपल भी होंगे, थोड़ा टिपिकल भी होंगे। और इसको रब कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जिसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा
स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं रीड कर रहा हूं साथ में। ए जो फर्स्ट ऑप्शन है, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व इन अ प्रोसेस। बट ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये हर प्रोसेस में कंजर्व नहीं होती, बट एनर्जी कंजर्व होती है प्रोसेस में, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में जो बोल रहे हैं, a scalar quantity one that can never take the negative values, ये भी जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से सच कौन सा है। तो ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटीज की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, समटाइम एनर्जी व स्केलर क्वांटिटी और ये नेगेटिव भी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हो सकता। इसके सी स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो स्केलर क्वांटिटी इज द वन that does not vary from one point to another in a space। तो ऐसा भी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट वैरी भी कर सकती है। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी जनरली सभी को पता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक पॉइंट पर स्पीड कुछ अलग हो सकती है और दूसरी पॉइंट पर स्पीड कुछ अलग हो सकती है सेम ऑब्जेक्ट की, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं लगता। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है डी, ठीक है ना, तो डी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ स्केलर क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। कोई भी स्केलर क्वांटिटी अलग अलग एक्सिस के अलाउंग, अ स्केलर क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अलग अलग एक्सिस से अगर भी ऑब्जर्व भी किया जाए तो स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यू वही रहती है जो एक्चुअली होती है, तो आप लोगों को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। तो ओनली दिस डी स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अदर आर फॉल्स हियर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सो यू कैन मार्क हियर। मैं मार्क कर देता हूं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये मैंने मार्क कर दिया, दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ बैक टू द बोर्ड। तो अभी अभी आपने देख लिया कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, मतलब आज का जो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें जो आंसर होगा वो डी आंसर होना चाहिए था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एमसीक्यू हैं, तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बट अभी मेरे साथ ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुलाइज हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक फिगर भी है, जिस फिगर को जब आप देख रहे हैं, फिगर शोज द ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इन द एक्स वाई प्लेन, u इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप एंड b इक्वल्स टू pi कैप प्लस qj कैप। और यहाँ भी फिर से 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ करेक्ट। और एक डायग्राम सामने बना हुआ है, उसको भी बहुत ध्यान से आप देखें कि डायग्राम में क्या खास बात है। तो मैं भी यहाँ पर आपको फिर से डायग्राम बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा और सही ऑप्शन भी हम चूज करेंगे जो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। और एक बार इस क्वेश्चन को आपको फिर से स्क्रीन पे देखना होगा। चलिए पहले चेक करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ अपनी स्क्रीन पे रीड करते जाइए, तो क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास में, तो आप इजिली देख सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके पास में ए एंड पी आर पॉजिटिव वाइल बी एंड क्यू आर नेगेटिव। ये कह रहे हैं ए और पी जो है वो, सॉरी, ए एंड पी आर पॉजिटिव वाइल बी एंड क्यू आर नेगेटिव। ए और पी पॉजिटिव है और बी एंड क्यू नेगेटिव है, जबकि ये जो रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग पी ना तो यू में कोई नेगेटिव वैल्यू है ना बी में कोई नेगेटिव वैल्यू है, यू इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे कैप है। और डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो यू वाला ग्राफ गिवन है, जो एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन बनी है, वो क्या है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है। ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन में इसमें कंटिन्यू यू इंक्रीज हो रही है
और एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो रहा है। मींस ना तो ए नेगेटिव हो सकता है और ना ही बी नेगेटिव हो सकता है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं ए एंड पी आर पॉजिटिव वाइल बी एंड क्यू आर नेगेटिव, तो बी नेगेटिव नहीं है। ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं लगता। अब बी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी ऑप्शन में दिख रहा है ए पी एंड बी आर पॉजिटिव वाइल क्यू इज नेगेटिव। ये कह रहे हैं ए पी और बी पॉजिटिव है जबकि क्यू नेगेटिव है, और इसकी पॉसिबिलिटीज है। देख लेते हैं कैसे। आप अपने डायग्राम को ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पे। ए पी एंड बी आर पॉजिटिव, तो ए एंड बी जैसा कि यू में आप देख रहे हैं इन्वॉल्व है, पी और क्यू बी में इन्वॉल्व है, तो यू में तो कहीं भी नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है उस ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। और जो बी डायग्राम में शो किया गया है वो आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ वो लाइन बनी हुई है, स्लेंट लाइन जो नीचे की तरफ है। और जो बी ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं क्यू इज नेगेटिव, तो क्यू एक्चुअली क्या है, बी में क्यू क्या है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। तो आप देख पा रहे हैं कि क्यू इसका वाई कंपोनेंट होगा और पी इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो डेफिनेटली जब ये जो बी वाली लाइन आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन, ये लाइन आगे की तरफ तो बढ़ रही है, तो मीन्स एक्स कंपोनेंट तो इसका बढ़ रहा है, मतलब एक्स के अलोंग ये बढ़ रही है, तो मतलब पी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। और ये जो बाई कंपोनेंट है इसका क्यू, तो सबसे पहली बात तो बी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब बाई पे उसका फॉल डाउन हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। और दूसरे जे पॉजिटिव बाई एक्सेस में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव बाई एक्सेस की तरफ ये जा रहा है बी का ग्राफ, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो मीन्स क्यू एंड जे कैप बोथ आर नेगेटिव है फॉर इन द कंडीशन ऑफ बी, और दोनों नेगेटिव होने की वजह से ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाते हैं, इसलिए बी की वैल्यू जो आ रही है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। सो आई थिंक द ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट अदर टू जो है वो भी रीड कर लेते हैं, क्या उनकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऑप्शन सी जो हम देख पा रहे हैं उसमें है ए क्यू एंड बी आर पॉजिटिव वाइल पी इज नेगेटिव। तो अभी अभी लास्ट ऑप्शन में हमने डिस्कस किया कि पी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी के केस में पी एक्स कोऑर्डिनेट है और बी वाली लाइन भी आगे की तरफ ही बढ़ रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब सी ऑप्शन किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। डी में जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ए बी पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, तो इसमें कह रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर सारे के सारे पॉजिटिव होते तो बी के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो बाई एक्सिस में नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जे कैप एटलीस्ट नेगेटिव होता, तो बी को हमें लिखना होता पी आई कैप माइनस क्यू जे कैप, बट ऐसा नहीं है, वहां क्यू और जे कैप दोनों ही नेगेटिव हैं, इसीलिए वो प्लस हुआ है जबकि फॉल डाउन हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली और करेक्ट आंसर हमारे पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, आप जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसी से समझ गए होंगे। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर भी मैं एक बार बोर्ड पर आपको वापस लाता हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन हमारा 3 है इसका मैंने बोला जो आंसर है वो बी है। और यहाँ जरा एक डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये डायग्राम था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक स्लेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो कि यू गिवन है, और इसके बाद एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है जो बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पार्ट। ठीक है। और जो यू की वैल्यू थी वो थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और जो बी की वैल्यू है इस बी की वो वैल्यू है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। तो ऑप्शन करेक्ट क्यों हुआ, इतनी देर मैंने आपको अभी डायग्राम पे एक्सप्लेन किया, अब यहाँ भी देख लीजिए कि ये जो u है वो D1 से स्टार्ट हुआ, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर लेंगे तो ये यहाँ पर x इस डायरेक्शन में आ गया, y इतना हो गया, मतलब x और y दोनों बढ़ रहा है। अगर वो पॉइंट यहाँ पे भी लेंगे तो x इंक्रीज हो रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक u है तो ये कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब a और b का निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, और ना ही यूनिट वेक्टर आई कैप या जे कैप का नेगेटिव होना पॉसिबल होना है, क्योंकि आई कैप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और जे कैप अलोंग द पॉजिटिव बाई एक्सिस होगा। अब अगर बात करते हैं बी की, तो जब हम बी को देख रहे हैं तो बी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि मतलब बी के ये दो कंपोनेंट्स हैं, आप यूज करिए पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। तो आई कैप एक्स के अलोंग है तो पी की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये बी की वैल्यू भी एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जहां तक क्वेश्चन है इस वाई कंपोनेंट के बारे में जो कि क्यू और जे कैप है, तो क्यू वाई की वैल्यू यहां पर बी की ज्यादा थी
और जब से जैसे बाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रही है, इस वाले पॉइंट पर ये कम हो जाएगी, तो नीचे की तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली ये क्यू क्या होगा, वो निगेटिव होगा। और दूसरे ये जे कैप, ये भी बाई के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेंगे, ये भी निगेटिव होगा, तो दोनों के माइनस होने की वजह से यहाँ प्लस लिखा गया है, तो पी आई कैप प्लस क्यू जे। तो इट मीन्स बी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और वही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया डायग्राम से एक्सप्लेन करके। ठीक है, अब हमने आज की क्लास के ये 3 क्वेश्चंस कर लिए एग्जाम्पलर के। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन फिर से आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये आपका 4th क्वेश्चन आपके सामने है। इस 4th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको बोला जा रहा है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ आर इज अलोंग द पॉजिटिव बाई एक्सिस, बी आर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सी आर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड आर इज अलोंग द नेगेटिव बाई एक्सिस। तो चलिए बोर्ड पर वापस आकर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास में जो ये क्वेश्चन 4th है, इसके अकॉर्डिंग जो अभी अभी मैंने रीड किया, एक बार मैं फिर आपके सामने रीड कर देता हूं। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर is maximum along the x axis, और 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर इज along x axis will have मैक्सिमम वैल्यू f कब होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले x y एक्सिस प्लॉट करते हैं, एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि r है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा होगा, जैसा कि हमें पता है अगर ये वेक्टर r है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा होगा। ठीक है, ये वेक्टर है r cos थीटा। ये कह रहे हैं कि इसका x कंपोनेंट मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा। तो अगर इसको हम आर एक्स नोटिस करें और ये वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, किसी भी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी मैक्सिमम तब होगी जब उसकी राइट हैंड साइड में आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कॉस थीटा, इस पूरे कोसाइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, cos 0 इज 1। तो अगर हम आर एक्स, जो ये जो आर एक्स है, आर का एक्स कंपोनेंट, ये मैक्सिमम ये सिर्फ आर के इक्वल होगा कब, इफ थीटा इज 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री मतलब होने का मतलब हो गया ये जो आर कंपोनेंट है वो एक्स के पैरेलल है, एक्स के ही अलोंग हो जाएगा, मतलब ये ऐसे होना चाहिए। ओ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आर भी इसी डायरेक्शन में ऐसे एक्स के अलग होगा, तभी मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। आर इज अलोंग द पॉजिटिव बाई एक्सिस, पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम की कंडीशन में। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होता तो एंगल 90 हो जाता, जो कि ये 0 हो जाता, तो मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं है। बी आर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, इसके मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड के इक्वल ही हो सकती है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी रीड कर लेते हैं, अदरवाइज उसकी अब कोई नीड नहीं है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, वो आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है सी, आर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस, तो ऐसा भी नहीं है, ये एंगल 45 भी नहीं आया है वैल्यू के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आर इज अलोंग द नेगेटिव बाई एक्सिस, ये भी पॉसिबल नहीं है, बाई एक्सिस के अलोंग तो पॉसिबल ही नहीं है। और तो मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट और मे बी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, एक बार मैं यहां पे रीड कर देता हूं, उसके बाद आप लोग स्क्रीन पर भी इसको चेक कर पाएंगे। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इफ 50 मीटर, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर चेक कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है,
जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है आपको, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर if it is fired with the same speed at an angle 45 degree, its range will be, four options are there, a 60, b 71, c 100 and d 41, sorry 141। तो इस क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आप डायरेक्टली इसका कोई आंसर नहीं दे सकते। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आपको वापस बोर्ड पर आना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला यह गया है कि एक प्रोजेक्टाइल जो कि 15 डिग्री पे थ्रो किया गया है, इसकी थीटा की वैल्यू जब 15 डिग्री यूज की गई है तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिली है वो कितनी है, 50 मीटर मिली है। ये कह रहे हैं अगर इसी ऑब्जेक्ट को कितने 45 एंगल पे थ्रो कर दिया जाए उसी स्पीड से, लाइक इसको अगर स्पीड u से थ्रो किया गया है तो दूसरा पार्ट दोबारा से इसको किसी दूसरे एंगल पे थ्रो करना है विद द सेम स्पीड, तो ये स्पीड वही रखी गई है, एंगल यहाँ चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल ये अल्फा सपोज कर लेते हैं। अब ये जो नई रेंज होगी वो रेंज कितनी होगी, तो नेक्स्ट रेंज कितनी होगी, तो नेक्स्ट रेंज पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये u कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, r गिवन है फर्स्ट कंडीशन में 50, u स्क्वायर अननोन है, साइन 2 थीटा का मतलब ये 15 है, 15 का 2 थीटा 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, अपॉन जी इसको हम चाहें तो 10 यूज कर सकते हैं। मे बी अभी मैं चेक कर लेता हूँ अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है कि यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बट आई थिंक कि जनरली 9.8 ही यूज होता है तो हम वही यूज करते हैं। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/2 होती है, तो ये u स्क्वायर अपॉन 2g ये वैल्यू आ जाएगी, u स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2g इंटू 50 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2, दिस इज 9.8 और इंटू 50, u आपको कैलकुलेट करना है तो दिस इज रूट, और 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, मीन फिर 980 हो जाएगा, 980। इसको कुछ फैक्टराइज करके इजिली सॉल्व कर लेते हैं। 49 इंटू 2 20, 98 को 49 इंटू 2 लिखा है मैंने और 0 ऑलरेडी है तो वो 20 हो गया। 20 में भी 4 इंटू 5 हो जाएगा, मीन्स 7, 20 को 4 इंटू 5 लिखे तो 2 आउटसाइड आ जाएगा, इनसाइड 5 रहेगा। दिस इज 14 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2.23 नॉर्मली होती है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई बाई 2.23, दिस इज 31.22। 31.22 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड के लिए 45 डिग्री पे होने वाली रेंज, क्योंकि नेक्स्ट एंगल क्वेश्चन में गिवन था पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल 50 डिग्री, तब 50 मीटर थी, और इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो अब जो नई रेंज है, न्यू रेंज, उसको फिर से आप r डैश सपोज कर लेते तो u स्क्वायर, अब आपने एंगल जो अल्फा है नया वाला 45 ये कह रहे हैं वो दे रखा है ऑलरेडी, 45 पे थ्रो किया गया, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा तो मीन्स 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, वंस अगेन u स्क्वायर। अब u आपको कंफर्म है कितने है 31.22, दिस वैल्यू यहाँ पर अभी मैंने कैलकुलेट की थी 31.32 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड। ओके, यही थी कि कुछ और थी? फोर्टीन इंटू 2.23, यस 31.22, इसका हमें स्क्वायर करना होगा। $31.22 multiplied by 31.22, this is equals to 974.688, 974.688 है तो 69 यूज कर लेंगे। साइन 90 दिस इज 1, 45 इंटू 2 साइन 91 डिवाइडेड बाई 9.8, ये वैल्यू हम इसको अब फिर से डिवाइड करके इसको चेक करते हैं। जो भी कुछ हमारा ये वैल्यू है
क्या वैल्यू है 7 सॉरी 974.69 divided by 9.8. This is 99.45. 99.45. तो R डैश इक्वल्स टू 99.45 मीटर बेसिकली ये आई है। अब हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन है हमारे पास में क्वेश्चन में, वो उन ऑप्शन में से आई थिंक ये कोई सा भी नहीं है। ऑप्शन है 60, 71, 100, 141। तो 141 इससे बहुत ज्यादा है, 60 इससे बहुत कम है, 71 इससे बहुत कम है। इसके वेरी क्लोज जो हमारे पास ऑप्शन है वो 100 मीटर है। और 100 मीटर हमारे पास में कौन सा, इसी को हम अप्रॉक्स 100 मीटर, दैट इज आंसर जो है हमारा सी, इट शुड बी करेक्ट। ये करेक्ट होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिनकी मे बी कैलकुलेटिव वैल्यू आपकी वो नहीं आएगी, लेकिन उसके क्लोज होगी। तो आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो क्लोजेस्ट टू योर कैलकुलेशन होगा। एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि वैल्यू सॉल्व करने पे 99.45 समथिंग आ रही है और ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, बट 100 है, तो इट शुड बी द करेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और इस तरीके से हम अपनी और भी क्लास आप ज्वाइन करते रहिए, तो अच्छे से आपके एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके।